आज हमारे साथ मौजूद हैं फेसबुक लाइव में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत जी। हरीश रावत जी, आपका नेशन वन में बहुत स्वागत है। सर, हमारा पहला सवाल कोरोना को लेकर है। सर, आवाज आ रही है आपको? जी, सर, आवाज बात आ की रही जाए कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, उनकी पत्नी अमृता रावत, उनके बेटे और बहू और काफी लोगों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। क्या सर प्रतिक्रिया आपकी पहले? देखिए, इस विषय में प्रोटोकॉल पहले से बना हुआ है। जो एक्ट है, उस एक्ट के तहत नियम निर्धारित है और वो जी सभी पर लागू होते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो संबंधित अधिकारी हैं, इसमें जिलाधिकारी संबंधित अधिकारी होता है, तो और स्वास्थ्य सचिव, वो लोग कुछ निर्णय ले रहे होंगे। जो निर्णय कानूनन लिया जाना है, तो उसमें कोई व्यक्तियों में अंतर नहीं होता है, व्यक्ति के स्टेटस से उसमें कोई अंतर नहीं आता है। सर, त्रिवेंद्र सरकार की अगर बात की जाए, पिछली 29 तारीख को एक कैबिनेट बैठक हुई थी जिसमें सतपाल महाराज की मौजूदगी में वो बैठक हुई थी। काफी लोगों के वो संपर्क में आए थे। तो क्या लगता है आपको, पूरी कैबिनेट क्वारंटीन होगी? पूरी कैबिनेट का जो मेडिकल परीक्षण किया जाएगा? देखिए देखिए ये अनुमानित प्रश्न है, क्योंकि यदि ऐसा कुछ हुआ होगा तो सब जो कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है उसकी ट्रैकिंग होती है, ट्रेसिंग होती है, और उसमें जिन जिन लोगों के संपर्क में वो आए रहते हैं, उन सब लोगों में किस लेवल के आते हैं, उसके हिसाब से कदम उठाया जाता है। तो इसलिए बिल्कुल मैं समझता हूं कि ये इसमें मीडिया अनुमान के आधार पर किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति का कुछ कहना संभव नहीं है। और जो रावत जी, नियम बने अगर हुए हैं, उस नियम के तहत सबके लिए समान रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए। रावत जी, अगर कोरोना पॉजिटिव केस की अगर उत्तराखंड में बात की जाए तो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का बयान आया था कि जो मामले बढ़े हैं, प्रवासी लोग जो है उनसे ज्यादा मामले बढ़े हैं। क्या कहना है रावत जी? देखिए, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, ये पहले से था कि उनमें से अधिकांश लोग रेड या पिंक जोन से आ रहे हैं। जी बहुत कम लोग होंगे जो ग्रीन जोन से आ रहे हैं। और फिर किसी भी जोन से आ रहे हों, हमको मालूम है कि वो कहाँ आएंगे, तो उनको क्वारंटाइन करने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सामान्य नियम है, और उसमें संख्या ज्यादा या कम का प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि आपने क्या क्वारंटाइन किया है, क्वारंटाइन व्यवस्था आपकी प्रॉपर थी, उसके बाद जो आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श है वो उपलब्ध है, क्या वो सब जांचें हुई हैं, और यदि हुई हैं तब वो अपने गांव गए हैं, तब किसी को कोई जी शिकायत नहीं होनी चाहिए। और यदि आपने प्रॉपरली उनको क्वारंटाइन नहीं किया, प्रॉपरली उसकी जांच नहीं की है, जैसा नहीं हुआ है, तो चिंता का विषय है। राज्य सरकार ने शुरुआत में इस बात को लेकर के बहुत ढीलापन दिखाया। मैं निरंतर कह रहा था कि हमारे जो एंट्री पॉइंट हैं 7-8 राज्य के लिए, वहीं क्वारंटाइन व्यवस्था आप करिए। वहाँ क्या आपके पास सारी सुविधाएं भी थी, लेकिन उस समय सरकार के दिमाग में क्या था मुझे नहीं मालूम है। और जब आगे दरवाजे पे, तब आपने ग्राम प्रधान से कहा कि आप देखो, आप क्वारंटाइन व्यवस्था करो। ग्राम प्रधान न तकनीकी रूप से दक्ष है, न साधनों में सक्षम है, और न गांव की जो सामाजिक व्यवस्था होती है उसमें भी उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो कहीं न कहीं किसी अधिकारी को जो होना चाहिए था, उसकी मदद ग्राम प्रधान करें, ये बात समझ में आती है। मगर यहाँ उल्टा बांस बरेली। क्या सर, उत्तराखंड कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल की अगर बात की जाए तो क्या मुख्यमंत्री को कोई सुझाव इस पूरे दौरान, लॉकडाउन के दौरान क्वारंटाइन व्यवस्थाओं को लेकर सरकार से कोई बात क्या उत्तराखंड कांग्रेस की हुई है? हाँ, निरंतर हुई है, मेरी बात हुई है, मैंने चिट्ठियां लिखी हैं, मैंने ट्वीट किए हैं, मैंने अपने फेसबुक में सुझाव दिए हैं। हमने सुझाव देने के मामले में जो हमारा कर्तव्य था विपक्ष के रूप में, हमने उसको पूरी शिद्दत से निभाया है। और
कुछ सुझावों पर ऐसा नहीं है कि सरकार ने अमल नहीं किया, अमल किया, हम उनको धन्यवाद देते हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में जो है अरे हु केयर्स वाली, अरे क्या वाला जो एटीट्यूड है सामान्य तौर पर ब्यूरोक्रेसी का, हम उसको बदल नहीं पाए। और यही कारण है कि स्थितियां जो नियंत्रण में दिखाई देनी चाहिए थी, थोड़ी घबराहट है लोगों में। सर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की, मैं समझता हूं कि अब भी जो भी कदम सरकार उठाए और सुविचारित तरीके से उठाए, हम विपक्ष के तौर पर उनका साथ देंगे, क्योंकि ये साझी लड़ाई है। मगर आप जिस समय को राहत बांटनी है, सरकारी पैसे से राहत बांटनी है, उस समय तो आप मोदी पैकेट बांटते हैं, उस समय अपने एमएलए से बंटवाते हैं, अपने जिला भाजपा के अध्यक्ष से बंटवाते हैं। और जब कांग्रेस कुछ राहत सामग्री बांटती है तो आप उसको प्रतिबंधित करने का काम करते हैं। तो ये जो इस तरीके का राजनीतिक फायदा लेने का एटीट्यूड है, वो साझी लड़ाई को कमजोर करता है। मैं समझता हूँ त्रिवेंद्र सिंह जी को इस तरीके के कुप्रयासों से बचना चाहिए। सर आपने अभी राहत पैकेज की बात की, पैकेज पर आते हैं। सर पैकेज केंद्र सरकार ने जो स्टेट गवर्नमेंट को पैकेज दिया है, वो किस रूप में उसको खर्च कर पा रही है? क्या आप सहमत हैं इस जो बजट आया है, कहाँ उन्होंने पूरे लॉकडाउन के दौरान, पूरे कोरोना महामारी के दौरान जो राज्य ने खर्च किया है बजट, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मेरी तो समझ में नहीं आया कहाँ खर्च हुआ है। जो मेडिकल व्यवस्थाएं हैं उनमें किसी तरीके का बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दिया है। थोड़े से पीपीई सूट्स और उनकी मात्रा जरूर बढ़ी है। आज भी राज्य के अंदर मास्क तक की कमी है, सैनिटाइजर्स की कमी है, ग्लव्स की कमी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को जो मदद गई है, जितनी मदद सरकार ने नहीं की, उससे ज्यादा सामाजिक संस्थाओं ने करने का काम किया। उसमें मेरी पार्टी भी सम्मिलित है। और लेकिन यदि केंद्र सरकार से कोई मदद आई है तो मदद लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी, मुझे नहीं दिखाई देता है। केवल राज्य के पास एक सेस है जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए है, उससे 1,000 रुपया इनिशियल मनी के तौर पर इन्होंने श्रमिकों को दिया है। और वो भी जो हमारे अब प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं उनको नहीं दिया है, वो उसमें सम्मिलित नहीं है। खेत मजदूर इसमें सम्मिलित नहीं है, छोटे छोटे काम धंधे वाले लोग इसमें सम्मिलित नहीं है। अब मुझे मालूम पड़ा है कि मुख्यमंत्री जी ने रिक्शा और ऑटो वालों को, ई रिक्शा वालों को, टैक्सी वालों को, गाड़ी वालों को, ड्राइवर्स को, इनको 1,000 रुपये देने का फैसला किया है। मुझे हंसी आ रही थी कि इतने इस राशि से तो आदमी चाय वाय पी सकता है, कुछ खाने का सामान खरीद सकता है, लेकिन अपने व्यवसाय को, अपने काम को यदि वो फिर प्रारंभ करना चाहे तो उसमें कुछ भी मदद नहीं हो सकती है। ये तो ऊंट के मुंह में जी रहा है। सर हरीश रावत कह रहे हैं कि जो मजदूर हैं उनको 10,000 रुपये उनके खाते में सीधे रकम भेज देनी चाहिए थी, जितने मजदूर। क्या हरीश रावत की अगर सरकार होती तो क्या रोड मैप प्लान क्या होता उनका? जी, हम पहला कदम उठाते, इसलिए उठाते कि जो श्रमिक है, जो असंगठित क्षेत्र का श्रमिक है, जो खेतीहर श्रमिक है, जो हमारे निर्माण काम में लगा हुआ श्रमिक है, वो श्रमिक ज्यादातर डेली वेज अर्नर्स है। और उनको लॉकडाउन की घोषणा से पहले यदि इस बात का एश्योरेंस रहता कि नहीं, तुम्हारा वेज तुमको मिल जाएगा, यदि वेज नहीं मिलेगा तो तुमको केंद्र सरकार सीधे मदद देगी, तुम्हारे खाते में पैसा डालेगी, अपने खाते को आप रजिस्टर्ड करवा दो। तो आज जो ये स्थिति पैदा हुई है कि लोग पैदल सर पर कफन बांध करके अपने गांवों की तरफ को निकल पड़े हैं, सड़कों में कट करके मर रहे हैं, एक्सीडेंट्स में मर रहे हैं, रेल के अंदर मर जा रहे हैं, प्लेटफॉर्मों में मर जा रहे हैं, रेलवे लाइनों पर कट करके मर रहे हैं, ये स्थिति पैदा नहीं होती। और हम पहला कदम ये उठाते, और इसीलिए जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो हमारी पार्टी ने पहला सजेशन ये दिया कि खाने की व्यवस्था करो। हमने कहा किसी के पास राशन कार्ड है या नहीं है, प्रत्येक नागरिक को आप जो है
3 महीने का अनाज पहुंचाइए, क्योंकि हमारे गोदामों में पर्याप्त अनाज है। अन्न रहे कि पहले पेट की सुरक्षा हो जाए। दूसरा सुझाव हमने दिया कि आप उनको नगद 7,500 रुपए दीजिए, जिसको हमने न्याय योजना कहा। और चलिए, आपको हमारा नाम पसंद नहीं था, कुछ और नाम रख दीजिए। और सबकी स्पष्ट मान्यता है कि लोगों के पास यदि पैसा रहेगा तो वो सुरक्षित महसूस करेंगे, जो जहां है वहीं रहेगा और काम की प्रतीक्षा करेगा। नंबर 1, अर्थव्यवस्था के चक्का चलाने में मजदूर का सबसे बड़ा योगदान है, तो वो हमको उपलब्ध रहेगा, पहला फायदा। दूसरा फायदा ये है कि वो खरीदेगा बाजार में सामान। जब सामान खरीदेगा, मांग बढ़ेगी तो उत्पादन की आवश्यकता बढ़ेगी, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था का चक्र चल पड़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे। तो ये सर्वमान्य फॉर्मूले हैं, और इन फॉर्मूलों पर हम कोई पहली बार इस बात को कह रहे हैं ऐसा नहीं है। यहाँ अमेरिका, स्पेन, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, जापान, कोरिया, सब ने यही फॉर्मूला अपनाया है। उन्होंने कैश इन हैंड दिया है। तो हमने कहा कि आप श्रमिक को भी कैश इन हैंड दीजिए, 10,000 रुपया पहली किस्त के रूप में, और उसके बाद सब्सिक्वेंट किस्तों के रूप में 7,500 रुपया दीजिए। और साथ साथ जो है, जो हमारे छोटे सूक्ष्म मध्यम उद्योग और उद्यम हैं, उनको भी आप नगद सहायता दीजिए, ताकि वो वायबल हो जाए, जल्दी चल पड़े। क्या सर ऐसा राजस्थान और पंजाब में हुआ है कैश इन हैंड देने का? ये फॉर्मूला लंबा है, और ये फॉर्मूले का सबको लाभ भी नहीं मिल पाएगा। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अधिकांश नहीं, 99.99% हाथ काम करने लग जाए, उद्योग काम करने लग जाए। उसके लिए कैश ट्रांसफर के अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। तो कांग्रेस ने यूं ही ये संस्कृत नहीं की। हमने वर्किंग कमेटी की मीटिंग की, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने बहुत डेलिब्रेशन के बाद ये सुझाव दिया। उनके सुझावों पर दूसरे देशों ने अमल कर दिया, लेकिन भारत के अंदर उस पर अमल नहीं हुआ। यहाँ कहा गया नहीं, कर्ज लो। अब किसान कह रहा है कि मेरे पहले का कर्ज का भुगतान नहीं हुआ है, मैं कोई भी पैसा, यहाँ तक कि मेरे गन्ने का भुगतान आ रहा है, गेहूं का भुगतान आ रहा है, उसको भी मेरे क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट में डेबिट कर दिया जा रहा है। और तो मैं नया कर्ज कौन देने जा रहा हूँ? आप मेरा कर्ज माफ कर दीजिए। यदि कर्ज नहीं कर, हमने कहा भाई ब्याज ही तो माफ कर देते, तब भी किसान को राहत हो जाती। उसी प्रकार से हमने कहा आप श्रमिकों के हाथ में, उनकी जेब में सीधे पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, छोटे लघु उद्योगों को पैसा दे दीजिए। और इन सारे कामों में जो है, जितना ये खर्च करने की बात कर रहे हैं, पैकेज की बात कर रहे हैं, उसका एक छठा हिस्सा भी खर्च नहीं होने जा रहा है। ये हमारा व्यू नहीं है, ये अर्थशास्त्रियों का कैलकुलेशन है। हम तो सर अभी आपने किसानों की बात की है, अनुमानित अंक बता रहे हैं। सर आप अभी किसानों की बात कर रहे थे। 2014 से 17 के बीच आप सूबे के मुख्यमंत्री रहे थे। उस दरमियान क्या आपने किसानों के लिए किया था, क्या आप कुछ बताएंगे? देखिए, जितना आज गन्ने का पर क्विंटल मूल्य है, वो सारे देश के अंदर सर्वाधिक है उत्तराखंड में, और ये मूल्य निर्धारित मेरी गवर्नमेंट ने किया था, जो आज भी बेंचमार्क है सर्वाधिक मूल्य का। मैंने हर साल के साल गन्ने का पेमेंट सुनिश्चित करने का काम किया। मेरे समय में खरीद केंद्र एक हफ्ता पहले खुल जाते, नोटिफाइड होते थे, और सारा गेहूं या चावल जो भी होता था वो खरीद केंद्रों में आता था। जो है, मैंने गन्ने की बीज बदल का व्यापक प्रोग्राम चलाया। 30 साल से लोगों ने गन्ने का बीज नहीं बदला था, मैंने सारे बीज बदल का व्यापक प्रोग्राम चलाया। मैंने चीनी मिलों को मॉडर्नाइज करने का प्रोग्राम चलाया, और चीनी मिलों को बहुउपयोगी, ताकि बगास से बिजली पैदा कर सकें
और एथनॉल इत्यादि से जो है लीकर बनाने का भी काम कर सके, ताकि चीनी उद्योग सक्षम हो सके, किसान का भुगतान हो सके। उस दिशा में मैंने कदम उठाए। मैंने उत्तराखंड पहला राज्य था जिसने मोटे अनाजों के भी खरीद मूल्य निर्धारित किया। मैंने मोटे अनाजों पर और जो स्थानीय तरीके के प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्टों पर बोनस देने की नीति लागू की। तो और भी कुछ जानना चाहें तो मैंने दुग्ध बोनस की नीति भी लागू की। तो देश के अंदर हम पहले राज्य थे जिसने दुग्ध बोनस दिया, और आज भी वो चल रहा है। हरीश रावत की सरकार की जो योजनाएं थी, क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत उन योजनाओं को आगे ले जा पाए या फिर उन योजनाओं को बंद कर दिया गया? ये वो योजना इन्होंने करीब करीब सब छोड़ दी है। एक ये दुग्ध वाली लड़खड़ाते हुए चल रही है, क्योंकि इसके करीब 80,000 के करीब बेनिफिशियरीज हैं। उनके दबाव में वो एक अच्छा समूह है, दबाव समूह है। उसको 3-4 महीने नहीं देते हैं, फिर देते हैं, 3-4 महीने फिर डिसकंटिन्यू कर देते हैं, फिर देते हैं। नहीं तो हमने दुग्ध बोनस की स्कीम लगाई, हमने जो है दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन की नीति गंगा गाय योजना प्रारंभ की, जिसमें 20,000 रुपए में आपको अच्छी गाय मिल जाती थी। शेष गवर्नमेंट का अनुदान होता था, तो ताकि राज्य के अंदर दुग्ध उत्पादन बढ़ सके, एक सेकेंडरी इनकम के रूप में हो सके। मैंने किसानों के लिए ब्लू इनकम के तौर पर, मतलब छोटे छोटे तालाब बना करके उसमें मछली पालन का उद्यम कर सके, और उसी के साथ मैंने 2 और उनको, एक तो मुर्गी पालन को जोड़ा, दूसरा मौन पालन को जोड़ा। मैंने लोगों से कहा कि आप जो है होता है ना करी पत्ते के वो लगाइए, रात की रानी के वो लगाइए, ताकि मधुमक्खियों का पालन कर सके आप जो है। उससे हाथी भी दूर रहता था और साथ साथ जो है उससे मधुमक्खी पालन भी होता था। मतलब से मैंने कृषि और एलाइड जो सेक्टर हैं उनको बढ़ावा दिया, ताकि कुल मिलाकर के किसान की आमदनी बढ़ सके। कुल जो किसान का के पास रोकड़ा आ रहा है वो ज्यादा आ सके उसके हाथ में। ये मेरी कोशिश रही। रावत जी, सबसे बड़ा सवाल उत्तराखंड कांग्रेस की अगर बात की जाए तो लोगों का आरोप कहीं ना कहीं रहता है कि हरीश रावत जो चलाते हैं वो उनकी एक बैलेंस संगठन उनका है। क्या आपका क्या कहना है? यदि ऐसा है तो ये मेरा दुर्भाग्य है। मैं तो कांग्रेस का पुराना सिपाही हूं। ये बात जरूर है कि एक विचित्र सा संयोग रहा, और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात भी रही कि 1977-78 के करीब जब बड़े नेता लोग कांग्रेस छोड़ गए तो उस समय भी मैं कांग्रेस में रहा, और 1990 के बाद जो है जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ तो उत्तराखंड के अंदर भी उत्तराखंड राज्य आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में फिर मसूरी, मुजफ्फरनगर आदि में जो उत्तराखंडियों पर अत्याचार हुए तो लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी। बड़ी संख्या में लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी। बड़े नेतागण सब कांग्रेस से विलुप्त हो गए। तो मैं उस समय भी कांग्रेस का झंडा थाम करके रहा, और 2000 में जब कहीं दूर दूर तक हमारी लोग संभावना नहीं देखते थे, एक उधार लिया हुआ विधायक हमारे पास था विधानसभा में, बाकी कहीं हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, तो उस समय मैंने अध्यक्ष के रूप में काम किया, गांव-गांव चल करके कांग्रेस को खड़ा करने का काम किया। तो जब आप लगातार जुड़े रहते हैं तो बहुत सारे लोग भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ जाते हैं, या आपसे किसी न किसी तरीके से उनका संबंध बन जाता है। अब उसको लेकर के कोई किसी को ये लगता है कि ये कोई पैरेलल संगठन है, तो मैं कहूंगा कि उनको जरा समझ को दुरुस्त करना चाहिए। क्योंकि आप जरा से देखिए उत्तराखंड कांग्रेस के सारे पन्ने पलटाइए तो आपको आज भी 90% से लेकर के 95% तक वही लोग मिलेंगे जो उस दौर में जब मैं फ्रंट पे था उस समय कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, पुराने लोग। राव जी और राव जी बात नए लोग जो है जो दूसरे उनसे आए उनको भी सन 2000
से 2002 के बीच में मैं लाया, ताकि जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी आदि दूसरे थे उनसे जो मेरे संबंध बने थे उनको ला करके मैंने जोड़ने का काम किया, ताकि नई ताकत बने। और हरिद्वार के अंदर मैंने सपा और बसपा से लोगों को ला करके जोड़ करके, क्योंकि वहां पार्टी के तौर पर कांग्रेस शून्य थी, और तो मैंने उसको वहां से खड़ा करके उसका ढांचा खड़ा किया। आप लगा सकते हैं, जिस पार्टी का कोई ग्राम प्रधान तक नहीं था, उस पार्टी ने अपना जिला पंचायत का अध्यक्ष तक बनाया। और जहां से हमारे लोगों की जमानतें जब्त होती थी, हमको 2002 में उम्मीदवार नहीं मिले थे हरिद्वार में असेंबली के, वहां आज हमारे 3 विधायक हैं और 3 सीटों में हम मामूली वोटों से हारे हैं। तो मैं खुद एमएलए भी, एमपी भी रहा वहां से, जो है ये स्थिति आई। तो इसलिए ये कहना, यदि वो 94% पैरेलल कांग्रेस है तो फिर मैं जरूर दोषी हूं उसका, और नहीं तो फिर कांग्रेस तो वही है जो जो उस दौर में बनी है, जो उस दौर में जुटी है। अब उनमें से कभी कभी कुछ लोगों को कभी मैं असहज लग जाता हूं, होता है राजनीति में जब साथ चलते हैं तो कभी न कभी लोगों को लगता है कि हितों का टकराव हो सकता है, कोई और बात हो सकती है, समझ का टकराव हो सकता है, तो उसमें थोड़ी बात पैदा हो सकती है। नहीं तो ये कहना कि पैरेलल कांग्रेस है तो फिर कांग्रेस दूसरी है कौन, मुझको कोई आकर के समझा दे। कांग्रेस तो वही है जो 77 से 80 तक हमने झंडा थाम के रखी, जो 1990 से लेकर के 2002 तक सत्ता की वापसी तक थाम करके रखी, वही तो कांग्रेस है। या जिनको हम दूसरी पार्टियों से आमंत्रित करके लाए, उनमें भी आप देखिए तो 99% लोग जो है वही हैं जिनको मैं लेकर के आया। अब तो इसलिए मैं समझता हूं ये एक सरलीकरण है कुछ लोगों का, विशेष तौर पर हमारे मीडिया के दोस्त कुछ इस तरीके के जुमले उछाल देते हैं, नहीं तो ऐसा कोई समझ ही नहीं सकता है। कोई इतना नासमझ कैसे हो सकता है कि इस तरीके की बात करे। नहीं सर, कहीं ना कहीं लगता है कि केंद्र में आपका जो कद्र है, जो राष्ट्रीय कांग्रेस, उसमें कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, लेकिन सूबे की अगर बात की जाए तो कद या वर्चस्व कम हो रहा है, या अपने ही लोग रुस्वा कर रहे हैं, ये समस्या पर है। एक बात बताइए, मैं जब राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा हूं पार्टी के लिए, तो उसमें कद क्या होता है, मैं तो अभी तक ये नहीं समझ पाया। हम वर्कर रोड़ा हैं। कौन है सर? सर रोड़ा कौन है स्टेट में? किसी ने, कोई नहीं है रोड़ा, सब हमारे साथी है। रोड़ा कैसे हो सकते हैं जब मैंने ही जोड़ा? आप मुझे बता दीजिए कोई ऐसा है जिसको नहीं, हमने नहीं जोड़ा? एक आध होगा, कोई एक आध 2 लोग होंगे। पार्टी सर आयोजित करते रहते हैं पार्टी को, हरीश रावत जाने जाते हैं उत्तराखंड में पार्टियां देने के लिए, उसमें तमाम राजनीतिक दल भी शामिल होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने जो बड़े चेहरे हैं वो नदारद रहते हैं पार्टी से, मुख्यमंत्री तक आपकी पार्टी ज्वाइन करते हैं, क्या वजह है? पहली बात तो यह है कि सब जगह नहीं जा सकते। दूसरी बात यह है, देखिए जिस समय कांग्रेस के पास कुछ बहाना नहीं था एक जाने का, मैंने ये बहाने बनाए, एक सामाजिक जुड़ाव पैदा किया, एक राजनीतिक हलचल पैदा की, कांग्रेस के लोग और दूसरे सब लोगों को जोड़ करके मैंने हार से जो हमारी पार्टी की थी उससे ध्यान दूसरी तरफ को डाइवर्ट किया, और साथ साथ मुख्यमंत्री के तौर पर जिस सोशियो इकोनॉमिक एजेंडे को मैंने आगे बढ़ाया था, उसको मैंने मुख्यमंत्री न रहने के बाद एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी उसको हाईलाइट करने का काम किया, ऊंचा बना करके रखा। आप ये बताइए, जितना प्रचार मेरी सरकार की सामाजिक आर्थिक फैसलों का या सांस्कृतिक फैसलों का मुख्यमंत्री के समय में नहीं हुआ, उससे ज्यादा मैंने बिना मुख्यमंत्री के उनको हाईलाइट करने का काम किया है, और यहां से लेकर के दिल्ली तक किया है। क्या दिल्ली के अंदर भी पैरेलल कांग्रेस बनाई है? मैंने चंडीगढ़ में भी किया, मैंने जयपुर में किया, मैंने वहां भी नींबू पार्टियां दी हैं। तो क्या वो नींबू पार्टियां पैरेलल कांग्रेस बना रहा था? मैं जयपुर कांग्रेस के खिलाफ भी। देखिए ये लोगों की अपनी समझ है, अपनी समझ है, सब पार्टियों में नहीं आ सकते ना। और कभी कभी
कुछ चीजें जो है अपनी लोगों की अपनी समझ हो सकती है, लेकिन मैं जिस मकसद से उनको देता था वो मकसद पूरा होता था, कार्यकर्ता जुटते थे। और उससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो हताशा की भावना थी, मैंने उस हताशा की भावना को 6 महीने के अंदर इस तरीके के प्रोग्राम आयोजित करके समाप्त कर दिया। जो हार थी वो मैं जब उन्होंने देखा जो हार का नायक था, जिसके नेतृत्व में हारे थे, वही जो है मस्त होकर के सब काम कर रहा है और चर्चाओं में है, तो जो फौज थी उसको उसका मूड भी बदल गया। और एक बार मूड बदल गया, जब फौज में जोश आ जाता है तो कमांडर कोई हो वो उसको जीत की तरफ ले जा सकता है। तो मैंने जो हमारे कमांडर लोग हैं उनके लिए फौज को तैयार किया, उसको गिरे हुए मनोबल से उठे हुए मनोबल की तरफ ढालने का काम किया। तो इसलिए जो उसको नहीं समझ पा रहे हैं, ये मैं समझ का दोष कहूंगा, लेकिन मेरे इरादे का कोई दोष नहीं था। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड का मेरे पास कुछ ऋण है, और जब मैं कुछ चीजों को जानता हूं तो मैंने अपनी पोजीशन, अपनी संगठन क्षमता, उसका उपयोग उत्तराखंड के उन मुद्दों को हाईलाइट करने के लिए किया है जो आज उत्तराखंड के काम आएंगे। आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं लोकल वोकल है, तो यही तो मैं सब करता था। तो अब तो वो उत्तराखंड आप तो सर्वमान्य मुहर के साथ हैं। तो इसका अर्थ है हरीश रावत जो उस समय कर रहा था वो सही था, और आज भी कह रहा हूं उसके अलावा उत्तराखंड के पास रास्ता क्या है। आप ये पोस्ट लॉकडाउन इकोनॉमी को आगे यदि बढ़ाना चाहते हैं और इसको रोजगार मूलक बनाना चाहते हैं, तो आपको उन्हीं चीजों की तरफ जाना पड़ेगा जिनको मैं कहता रहा हूं, या जिनको आप ये पार्टी, आज अब जब मैं काफल पार्टी कहता था, आज काफल में जो है बड़े बड़े वैज्ञानिक कह रहे हैं कि काफल में कोरोना से लड़ने की क्षमता है, एक एलिमेंट है उसके अंदर जो लोगों के अंदर प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। तो हरीश रावत की पीठ ठोकने के बजाय यदि कुछ लोगों को नागवार गुजर रहा हो तो मैं उनसे माफी मांग सकता हूँ। नेशन वन पर इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। जनता के अगर कुछ सवाल हैं तो हमें इनबॉक्स में कर सकते हैं, हम तुरंत जनता के सवाल हरीश रावत जी तक जरूर पहुंचाएंगे। रावत जी, एक सवाल और निकल कर आता है, अगर बात की जाए, आप एक मुख्य विपक्ष की भूमिका उत्तराखंड में भी निभा रहे हैं, सेंटर में भी आप मुख्य भूमिका में, तो क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं बन जाती है कि जो स्टेज में कुछ चीजें हो रही हैं उसको उठा करके सरकार के सामने ले जाया जाए, या आपकी सुनी नहीं जा रही? सर बिल्कुल बनती है, लेकिन हम सुझावात्मक तरीके से चीजों को रखते हैं। हम जब बहुत हो जाता है तभी मैं आलोचना के तौर पर कहता हूँ, बाकी मैं सुझाव के तौर पर कहता हूँ। यदि आज भी देखेंगे तो एक ट्वीट किया है मैंने गंगा दशहरे को लेकर के, और उसमें भी मैंने राज्य को एक सुझाव दिया है कि आपके लिए ये भी एक संस्कृति संवर्धन के साथ साथ रोजगार मूलक भी हो सकता है। तो अपनी अपनी वो है, तो मैं देता हूँ। अभी मैंने 2 वीडियो जो है अभी लॉन्च होने जा रहे हैं, उसमें मैंने राज्य सरकार को कुछ सुझाव दे रहा हूँ। छोटे छोटे वीडियो है जिनके जरिए राज्य सरकार को कुछ बातें मैं मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा रहा हूँ। सर, राज्य सरकार की बात की जाए, त्रिवेंद्र सिंह रावत के 3 साल पूरे हो चुके हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे कार्यकाल को? देखो, जब देखना तो तब होता है जब कुछ दिखाई देने लायक हो। वो दिखाई देने लायक है नहीं, वो बहुत भले आदमी हैं, एक धीर गंभीर उत्तराखंडी हैं, एक बहुत बेहतर इंसान है। और मगर सरकार कहीं पर हो, सरकार जैसी समझ हो तब तो कुछ दिखाई दे। कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा। जिस दिन दिखाई देगा उस दिन हम उस पर कुछ चर्चा भी करेंगे। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। एक भले आदमी के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। हाँ, दूसरी बात, एक बात जरूर दिखाई देती है कि सरकार ने राजनीतिक स्थायित्व दिया है।
त्रिवेंद्र सिंह जी ने राजनीतिक स्थायित्व दिया है, वो मुझे दिखाई देता है, क्योंकि राज्य के लिए राजनीतिक स्थायित्व बहुत आवश्यक है। नहीं तो हम तो भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों का समारोह स्थल बन करके रह गए थे राज्य जो है। तो राज्य में एकमात्र नारायण दत्त तिवारी थे जिन्होंने पूरा कार्यकाल 5 साल का पूरा किया था। उसके बाद मुख्यमंत्री बदलते रहे सूबे में, कहीं ना कहीं सूबे के लिए बहुत ही बड़ा कार्य का मुझे जितना समय मिला कैसे न कैसे मैंने भी पूरा किया, लड़ते झगड़ते, लेकिन मगर अब मुझे मिला ही 3 साल का था तो मैंने वही पूरा किया जितना था। आप तो जानते हैं मैंने तो केंद्र सरकार के वज्र प्रहार का भी मुकाबला किया। मुख्यमंत्री रावत जी कह रहे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि 3 साल जो सरकार के हुए हैं उसमें पूरे देश की दिशा और दशा दोनों बदल दी गई है भाजपा सरकार के द्वारा। दिशा और दशा दोनों बदली हैं। देखिए तो अकेले ट्रेनों के अंदर सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि 86 श्रमिक जो है भूख से मरे हैं ट्रेन के अंदर। प्लेटफॉर्मों में मरने वालों के साथ ये संख्या 120 से ऊपर पहुंच रही है। ये पहली बार है कि जहां ट्रेन 2 दिन में पहुंच जाती थी वहां 6ठे दिन में पहुंच रही है। तो दिशा और दशा तो सब दिखाई दे रही है ना। लोग भूखे प्यासे गांव घर को निकल करके आ रहे हैं भाग करके, ये भी तो ये है ना, ये दिखाई दे रहा है ना सब। सर किसानों की बात की जाए, किसानों का साफ आरोप लगाती है किसान सरकार पर, गन्ने का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। राज्य में जो फसलें हैं किसानों की वो कहीं ना कहीं ओलावृष्टि उससे बर्बाद हो गई हैं। किसानों का ये भी कहना है विपक्ष कांग्रेस है लेकिन हमारी आवाज कांग्रेस की सरकार तक आवाज नहीं ले जा पाती हमारी, चाहे सरकार कांग्रेस की हो या भाजपा की है, किसान हमेशा पिसता है। सरकार नहीं सुनती है तो कहने वालों की गलती नहीं है। मैं तो सर कहीं विपक्ष कमजोर नहीं है जब सरकार नहीं जब ओलावृष्टि हुई थी मैं देखने के लिए खेतों में उतरा था, घुटने घुटने तक मैं टट्टी से सन गया था, उसमें भी मैं गया था। यदि मान लिया उस हालात को देख करके कोई सरकार विचलित नहीं होती है तो ये मेरी गलती थोड़ी है, मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया ना। और मैं 4 बार ट्वीट कर चुका हूं गन्ने की मूल्य अदायगी को लेकर के। अभी शायद 1 या 2 दिन पहले भी मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। तो हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। अब दूसरे लोग जो है किम कर्तव्य विमूढ़ होकर के कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो उनके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। देखो वो लोगों का चयन है, स्पष्ट विशाल प्रचंड बहुमत की सरकारें हैं। अब उनको काम हम थोड़ी सिखा सकते हैं, हम अपना कर्तव्य पूरा कर सकते हैं। हम शक्तिहीन हों या संख्या बल में क्षीण हो, लेकिन उसके बाद हमने कहने में कोई कमी रखी हो, मुद्दों को उठाने में कोई कमी रखी हो तो उसके लिए हमको दोष नहीं दिया जा सकता है। अब आप ताकत देंगे सारी भाजपा के खाने में और आवाज उठाने के लिए कहेंगे कांग्रेस से, जिसको आप खाना ही नहीं दे रहे हैं। जिस टायर में आप हवा भर रहे हैं वो टायर यदि नहीं चल रहा है तो जिस टायर में आपने हवा भरी ही नहीं महाराज, तो गाड़ी आपकी नहीं चल रही है तो उस टायर की कहाँ गलती है? हमारे टायर में तो जब भी हवा भरने की बात आई जनता जनार्दन हवा भरना भूल गई, सारी हवा भाजपा के टायर में भर दी। अब वो टायर चल पा नहीं रहा है और जो टायर चलना चाहता है उसमें आपने हवा नहीं भरी। सर जनता तो कहती है कि हवा कांग्रेस के टायर में भरी जाती है लेकिन वो बाद में जो गाड़ी हो जाती है वो भाजपा की हो जाती है, तो इसमें जनता का क्या दोष है? नहीं हम ऐसा कहीं नहीं हुआ। ये उत्तराखंड में सटीक बैठता है सर बिल्कुल। नहीं उत्तराखंड की बात की जाए तो ये बिल्कुल सटीक, आप अपनी सरकार में आप देख लें ऐसा ही हुआ था, लोगों ने कांग्रेस के टायर में हवा भरी थी और हुआ कुछ और। नहीं, हमारे टायर में जब भी भरी होगी हमने उसका भरपूर उपयोग किया। आपने 2002 में भरी, हमने 5 साल सरकार चलाई। आपने 2012 में भरी, हमने 5 साल सरकार चलाई और एक बेहतर सरकार दी, चाहे मुख्यमंत्री 2 दिए हो लेकिन बेहतर सरकार दी।
रावत जी, ये क्या उत्तराखंड में ऐसा क्या है, मुख्यमंत्री को क्यों बदला जाता है? आप एक अच्छे राजनेता हैं, एक बहुत बड़ी परख रखते हैं राजनीति की, 5 बार आप सांसद रहे हैं, आप मुख्यमंत्री की भूमिका आपने निभाई है, आप राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। क्या वजह है उत्तराखंड में एक प्रॉपर मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल पाता? हम लोग जो आपका अच्छा हलिया होता है, हम चाहते हैं वो हल भी बाए, मगर उसको खाना भी नहीं देना पड़े और उसको पुरस्कार भी न देना पड़े। और जब गलमरे के 4 होंगे तो काम करने वाले का एक ही होगा, तो कैसे काम चलेगा ना। आप क्या यदि काम करने वाले को 4 देंगे और केवल बात करने वाले को 1 देंगे तो फिर लोग काम करने वाला बनेंगे। और काम को पुरस्कृत किया हो, लोग कहते हैं नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार, क्या पुरस्कार दिया उनको? उनकी जो सीट थी, वो सीट से हम 16,000 वोटों से आ रहे थे, लेकिन आरोप जनता पर लगा रहे हैं? न, मैं जनता पर नहीं लगा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि काम को पुरस्कार नहीं मिला, इसलिए आने वाले लोगों ने काम को नहीं किया, उन्होंने राजनीति को स्वीकार किया। और आज ये तो राजनीति है कि 2/3 बहुमत की सरकार है, और यदि वो काम नहीं कर रही है तो आप सवाल उनसे क्यों कर रहे हैं जो लोग कि भाई ये सरकार काम नहीं कर रही है। आप हमसे ये कह सकते हैं कि ठीक है, तुम्हारी संख्या कम है, तुम्हारी आवाज कमजोर है, लेकिन तुम आवाज उठा क्यों नहीं रहे हो? यदि हम आवाज नहीं उठा रहे हैं, हम जनता की बात नहीं कह रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम विपक्ष रहने काबिल नहीं है और सत्ता में आने के काबिल तो बिल्कुल नहीं है। और यदि हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, अपने प्रयास कर रहे हैं, और वर्तमान सरकार अपने बहुमत के प्रभाव में हमारी बातों को सुन नहीं रही है, विचलित नहीं हो रही है, हम उसको हिला नहीं पा रहे हैं, तो वो हमारी गलती नहीं है। आपने उनको महाबली बना दिया, आपने उनको इतनी शक्ति दे दी कि वो आज शक्ति देने वालों को ही कुचल रहे हैं। तो अब उसमें हरीश रावत क्या करेगा, प्रीतम सिंह क्या करेगा बेचारा। रावत जी, बात की जाए 2022 का चुनाव नजदीक है, क्या हरीश रावत सिर्फ दिल्ली तक सीमित रह गए या असम तक सीमित, या वापस आ रहे हैं उत्तराखंड? देखिए, हर समय होता है, हमने अपनी जो इनिंग है, आई हैव प्लेड माई इनिंग, और आगे समय को अपना नेतृत्व तो खड़ा करना चाहिए। राज्य को भी नए लोगों में संभावनाएं ढूंढनी चाहिए। हमारे पास बहुत मुझे बड़ी खुशी होती है कि एक नई ब्रीड पॉलिटिक्स के अंदर आ रही है। कांग्रेस में बड़ी संख्या में है और दूसरी पार्टियों में भी है, जो लोग इस समय 30-35 से लेकर के 40-45 के दायरे में हैं, उनमें बड़ी संभावनाएं है, वो हमारे बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट है, उन सब लोगों को अवसर मिलना चाहिए। और रावत जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, बात अगर की जाए, क्या आपका क्या मैसेज होगा प्रदेशवासियों के लिए, एक पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते क्या संदेश है प्रदेश की जनता के लिए और यहाँ की सरकार? देखिए, हमको वास्तविकता के धरातल पे चीजों को देखनी चाहिए और उसको वास्तविकता के धरातल पे देखते हुए ही समाधान की अपेक्षा भी करनी चाहिए। और हम जो करता है उससे बहुत अपेक्षा करने लगते हैं, वो तो अपेक्षा के बोझ से कुचल जाता है, और जो नहीं करता है उससे हम अपेक्षा करते नहीं है और उसको बच निकलने का मौका मिल जाता है। भाजपा ने इस राज्य के लिए कुछ नहीं किया, उत्तराखंड के लिए, लेकिन आपने कांग्रेस को तो अपेक्षाओं के बोझ से कुचल दिया, और भाजपा को से आपने अपेक्षा नहीं की तो वो बच निकले, और वो कांग्रेस से ज्यादा समय तक सत्ता में हावी है। और भाजपा को हमेशा कंफर्टेबल बहुमत मिला है, कांग्रेस को नहीं मिला। रावत जी, नेशन वन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
ये हमारे साथ मौजूद थे नेशन वन पर लाइव फेसबुक में बात करने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जिन्होंने सभी सवालों के बेबाकी से जवाब दिए हैं और बताया है कि कुछ प्रदेश सरकार को सजेशन भी दिए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के ऊपर बात की है, जिस पर भी उन्होंने साफ अपनी राय जाहिर की है। उनका कहना है कहीं पार्टी में कोई फूट नहीं है, हरीश रावत हर वक्त पार्टी के काम आता चला है और हमेशा काम करते रहेंगे। देखते रहिए तब तक नेशन वन। नमस्कार। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।